वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th NCERT इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जीडीपी, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसे कंसेप्ट को जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। दोज एक्टिविटीज़ विच जनरेट्स सम इनकम आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो क्रियाएं जिनसे इनकम होती है, वे सभी क्रियाएं जो हमें पैसे दिलाती हैं, इनकम करवाती हैं हमारी, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर इंजीनियर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रॉफिट इन मेकिंग मनी फ्रॉम हिज वर्क। एक कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 सेक्टर में बांटते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में रिलेटेड टू फार्मिंग एक्टिविटीज़, इसके अंदर फार्मिंग एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमारे खेतों में किसान फसल वगैरह उगाते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर है रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर निर्माण के कार्य किए जाते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर से फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है हमें, उसको हमें दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है इसमें। टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर 2 सेक्टर्स। इस सेक्टर का काम है दूसरे 2 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करना, सपोर्ट करना उसको। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड पॉपुलेशन। जो 3 सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, उनको हमें कंपैरिजन करेंगे इसमें प्रोडक्टिविटी से और पॉपुलेशन से। एज थाउजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोइंग अराउंड इन ऑल 3 सेक्टर्स, इट मेक्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेक अकाउंट ऑफ एवरी सच एक्टिविटीज़। हजारों जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं इन तीनों सेक्टर्स में, उन सभी को अकाउंट में लाना, इट मीन्स उनको काउंट करना इम्पॉसिबल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वी चेक ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमें केवल जो फाइनल गुड हमारे पास होता है, फाइनल प्रोडक्ट जो कंज्यूम करने के लिए हमारे पास आता है, उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹8 पर केजी। एक किसान है, उसने अपने गेहूं को एक फ्लोर मिल में सेल किया है, बेचा है 8 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग। द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी फॉर ₹10 पर केजी। वो मिल उसको ग्राइंड करेगी और एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को वो सेल करेगी 10 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग। द बिस्किट कंपनी uses the flour and things such as sugar and oil to make flour 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। जो बिस्किट कंपनी है वो उससे आटे के अंदर कुछ चीज़ें मिक्स करेगी, जैसे शुगर है, ऑयल है, उसको बिस्किट के पैकेट में कन्वर्ट करने के लिए। इट सेल्स बिस्किट्स इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर ₹60। 4 पैकेट बनाए उसने, 60 रुपीज़ उसकी वैल्यू रखी, प्राइस रखा उसका एज ए 15 पर पैकेट, और एक पैकेट की वैल्यू 15 रुपीज़ रखी। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स। जो बिस्किट बनकर तैयार हुए वो फाइनल गुड हैं। और गुड्स क्या होते हैं, गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स। जो फाइनल प्रोडक्ट उपभोग के लिए कंज्यूमर्स के पास आते हैं, वो गुड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in all 3 sectors during a particular year provides the total production of the sector for that year is called the gross domestic product of a country। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो अंतिम सामान बन के तैयार होता है, उसकी वैल्यू, और सर्विसेज की वैल्यू को, तीनों सेक्टर से जो फाइनल गुड बन के तैयार होता है एक साल के अंदर, उसकी वैल्यू होती है। टोटल प्रोडक्शन होता है ये सभी सेक्टर्स का, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। मोर द जीडीपी मोर बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होती है उसकी इकोनॉमी
ज़्यादा बड़ी होती हैं, जिसकी जीडीपी कम होगी वो कंट्री मतलब इतना ही प्रोग्रेसिव नहीं होगा, वो उसकी वैल्यू जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है वो कम होगी, जिससे उसका जीडीपी कम होगा और उसकी इकोनॉमी छोटी होगी। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, अब हमारे भारत में कैसे हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं इन सेक्टर्स में, ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम। एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारे विकास की पहली स्टेज थी उसमें प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ कंट्री। किसी भी देश में है ये कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है स्टार्टिंग के डेवलपिंग स्टेज में, प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। विद द इनोवेशन in farming methods, agriculture sector began to produce much more food than before। जो इनोवेशन होते हैं, नए नए मेथड अपनाए जाते हैं फार्मिंग में, उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा वो ज़्यादा जो खाने का सामान है जैसे वीट है, राइस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको उगाता है, ज़्यादा मात्रा में उगाता है जितना वो पहले उगाता था। पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, वो उगाया हुआ जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्रीज में जाता है और लोग इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर देते हैं। सम पीपल आल्सो गेट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, और कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन के कामों में लग जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इकोनॉमी एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, और प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी जो सेक्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए। डिफरेंट इंडस्ट्रीज रिलेटेड ऑफ टू फूड प्रोसेसिंग, इक्विपमेंट्स मेकिंग, टेक्सटाइल्स कमिंग इन लार्ज नंबर्स, और जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो फूड प्रोसेसिंग में आती हैं, खाने की चीज़ें बनाते हैं वो, इक्विपमेंट मेकिंग, इक्विपमेंट बनाते हैं, टेक्सटाइल्स बनाते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े स्तर पर बनाते हैं वो लोग। This lead to start of services such as banking, health और एजुकेशन एक्सेट्रा। और जब हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह बड़ी बन गई होती हैं, इनसे क्या होता है कि बैंकिंग, जो हेल्थ है या फिर एजुकेशन है, इन सेक्टर्स को बढ़ावा मिलता है। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड स्टार्टेड एम्प्लॉइंग मोर पीपल। जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें ज़्यादातर लोगों को नौकरी मिलती है, उसमें रोजगार मिलता है, और जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। ठीक है, लोगों को रोजगार ज़्यादा होगा, इकोनॉमी अगर डेवलप होगी, पहले प्राइमरी सेक्टर में बढ़ोतरी होती है, उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज पर हमारी इंडस्ट्री वगैरह हैं उनमें बढ़ावा होता है, और टर्शियरी सेक्टर में हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है, सर्विसेज ज़्यादा लोगों को मिलने लग जाती हैं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। In the period of 1973-74, the primary sector has contributed maximum to the GDP। हमारे भारत में 1973-4 के पीरियड में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट था प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा था। बट इन 2013-14 व्हेन टर्शियरी सेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम इन जीडीपी, लेकिन 2013-14 में हमारा जो तृतीय क्षेत्र है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज वाई, ऐसा किस लिए हुआ, ये क्वेश्चन आता है हमारे मन में। देयर आर वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड दिस, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनको हमें डिटेल में पढ़ेंगे। फैक्टर्स बिहाइंड द शिफ्ट इन ए कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी, जो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन ये हुआ, जो टर्शियरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र है हमारा, उसका पार्ट बढ़ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया हमारी इकोनॉमी में, ऐसा किस लिए हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री leads to the development of services such as transport, trade, storage, banking। जो हमारे एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज में विकास हुआ, इसके कारण से सर्विसेज बढ़ी, जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, स्टोरेज है, बैंकिंग है, इन सभी का विकास हुआ। द ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सर्च सर्विसेज। और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में विकास होने से क्या हुआ कि इस तरह की जो सर्विसेज हैं, टर्शियरी सेक्टर की जो सर्विसेज हैं उनकी मांगे बढ़ने लगी। वेयर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, हमारे
ज़्यादातर लोग कहाँ काम करते हैं, कहाँ रोजगार मिलता है उन्हें? इन द पीरियड ड्यूरिंग 1973-74 40% is contributed by the primary sector in GDP of the country. 1973-74 में जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था हमारे जीडीपी में वो केवल 40% था. सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड ओनली 12%. सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 12% था और 48% इज कंट्रीब्यूटेड बाय द टर्शियरी सेक्टर. जो तृतीय क्षेत्र था उसका कंट्रीब्यूशन 48% था. Employment percent during the period of 1972 and 3, 74% of the people are engaged in primary sector, while only 15% are involved in a tertiary sector. 72-73 में 74% इंडियन पीपल प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे और जबकि टर्शियरी सेक्टर में केवल 15% लोगों को रोजगार मिला हुआ था. In 2013-14, the percentage of contribution of tertiary sector in GDP of the country increased and reached to 67%. 2013-14 में परसेंटेज बढ़ा हमारा टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में और ये बढ़कर 67% पर पहुंच गया. द प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस्ड टू ओनली 12%. प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 12% रह गया. द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज to be the largest employer during 2011-12. जो प्राइवेट सेक्टर था उसने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया 2011-12 में लोगों को. डिस्क्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हमें बेरोजगारी कैसे बढ़ी हमारे देश में उसके बारे में पढ़ेंगे. मोर पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर देन द नेसेसिटी. जितने लोगों की एग्रीकल्चर में जरूरत थी उससे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए थे. दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन. इस तरह का जो काम था वो छुपा हुआ था, छुपी हुई बेरोजगारी इसको कह सकते हैं हम. इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड. इसमें वो लोग लगे हुए थे जिनको किसी कारण से रोजगार नहीं मिला है, वो भी खेती के काम में लगे हुए थे और ये क्लियरली दिख रहा था कि ये बेरोजगार हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसको डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. अब ये आता है कि एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट है ग्रांटिंग लोन्स एट ए लोअर इंटरेस्ट रेट. जब लोगों को लोन दिया जाएगा कम रेट में, इंटरेस्ट रेट में, तो वो क्या करेंगे कि अपने छोटे छोटे रोजगार ढूंढेंगे. वो अपने शॉप वगैरह खोलेंगे या फिर छोटा छोटा जो उद्योग होते हैं वो लगाएंगे लोन्स अगर लोगों को दिया जाए तो. नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग अ डैम एट ए सुटेबल प्लेस. और या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करें हमारे देश में, जैसे डैम का निर्माण करना. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. जो स्टोरेज है और ट्रांसपोर्टेशन की जो अक्षमता है, एफिशिएंसी है, उसको और मजबूत बनाया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले. प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सच एज मिल्स, हनी कलेक्शन सेंटर्स. छोटे स्केल पर जो इंडस्ट्रीज हैं, मील हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए. नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर. एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाए. रोज बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मतलब शिक्षा दी जाए उनको कि वो अपने रोजगार खुद चुन सकें, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए उनको. नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ऑफ एन एरिया. फॉर एग्जांपल एन एरिया कैन बी डेवलप्ड एज ए टूरिस्ट साइट. और इस तरह के जो संभावित एरिया हैं जहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो सकता है, ऐसे एरियाज को ढूंढा जाए जैसे टूरिस्ट साइट हैं. नेक्स्ट है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स लाइक ए मेकिंग वेल और पाम पनीर फार्म से प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग हॉस्पिटल्स. और गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम है उनको बढ़ावा दिया जाए लाइक ए पाम पनीर फार्म से, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, बिल्डिंग हॉस्पिटल्स से हॉस्पिटलों का निर्माण किया जाए. नेक्स्ट है मनरेगा. ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें लोगों को रोजगार दिया जाता है. The central government in India made a law implementing
the right to work in a 625 district called a Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, known as a मनरेगा 2005। ये एक स्कीम है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में 625 डिस्ट्रिक्ट में शुरू की थी। ये एक लॉ है जो राइट टू वर्क बनाया गया था लोगों के लिए, और ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। अंडर मनरेगा 2005 इसमें क्या क्या रूल्स थे, इसके बारे में जानेंगे हम। इन रूरल एरियाज ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय गवर्नमेंट। रूरल एरियाज में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे जो गवर्नमेंट है उसने ये स्कीम चलाई थी कि 100 days की गारंटी दी जाती है उन्हें वर्क की, कि 100 दिनों के लिए काम लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अगर हमारी गवर्नमेंट इसमें फेल होती है एम्प्लॉयमेंट देने में लोगों को, तो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। तो ये लोगों को अलाउंस देती है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। Organized sectors are registered by the government and have to follow its rules and regulations, while unorganized sector are largely outside the control of the government. Organized sector वो होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और एक गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं जो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो उनको नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो वर्कर हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, उनके पास सुरक्षा होती है अपने रोजगार की। वाइल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को अपनी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ हावर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स नंबर ऑफ हावर्स होते हैं जिनमें लोगों को काम करना होता है। वाइल इन ए अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज नो पे फॉर ए ओवर टाइम वर्किंग, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ओवर टाइम में लोगों से लिया जाता है और उनको पे नहीं किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स गेट पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेजुटी, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं उन सभी वर्कर्स को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे छुट्टी लेने पर उनको पे किया जाता है, और प्रोविडेंट फंड होते हैं उनकी ग्रेजुटी दी जाती है, मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनको, और ऐसी सुविधाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बैंक्स। वाइल एग्जाम्पल ये बैंक में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का उदाहरण है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से हैं, जैसे होम ट्यूटर्स, पर्सन वर्किंग इन स्मॉल जनरल स्टोर्स, जो जनरल स्टोर पर काम करते हैं, या फिर कोई जो छोटे मोटे ट्यूटर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स। सेक्टर्स में कैसे बांटा जाता है इनको, on the basis of who own assets and is responsible for the delivery of services। जिनकी अपनी assets होती हैं, अपने खुद के मालिक होते हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। हमारा पब्लिक सेक्टर है, द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। हमारे पब्लिक सेक्टर में सभी जो सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, एसेट्स से सभी गवर्नमेंट की होती हैं, लाइक रेलवेज और पोस्ट ऑफिस, ये सभी हमारे पब्लिक सेक्टर में आते हैं और इन सभी के ऊपर गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाती हैं। प्राइवेट सेक्टर में ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individuals of or companies।
प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप होती है, एसेट्स होती है या फिर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होता है, वो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है या फिर किसी कंपनी के हाथ में होती है। एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, टिस्को है हमारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर हैं जिनका मतलब पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन प्राइवेट किसी व्यक्ति के हाथ में होता है और वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए और अपकमिंग वीडियोज ऑन करंट अफेयर्स एंड जीके फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।